नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट एक लड़के की है जिनका नाम अभिषेक है। तो चलिए अब यह कहानी अभिषेक जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग हाइप पॉइंट भेजकर अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आज जब मैं अपने मुंबई के आलीशान अपार्टमेंट की बालकनी में खड़ा होकर नीचे भागती हुई गाड़ियों की रोशनी को देखता हूं, तो मुझे अक्सर साल 2008 की वो रात याद आ जाती है। एक ऐसी रात जिसने मेरे सोचने समझने का, दुनिया को देखने का और अनदेखी ताकतों पर विश्वास करने का नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। आज मेरी उम्र 40 के पार है। जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, बहुत उतार चढ़ाव महसूस किए हैं, लेकिन उस रात का खौफ आज भी मेरी रूह में कहीं गहरे दबा हुआ है। और जब भी वो यादें सतह पर आती हैं तो मेरे जिस्म में एक अनजानी सिहरन दौड़ जाती है। ये बात उस वक्त की है जब मैं सिर्फ 22 साल का था। जवानी का जोश था, खून में गर्मी थी और दुनिया की हर नई चीज को आजमाने, हर नई जगह को देखने का एक जुनून सवार था। मैं मुंबई में पला बढ़ा था, यहीं के कॉलेज में पढ़ता था और मेरे लिए दुनिया इसी शहर की तेज रफ्तार जिंदगी, ऊंची इमारतों और कभी न सोने वाली सड़कों तक ही सीमित थी। गांव, देहात, पुरानी हवेलियां, रीति रिवाज, ये सब मेरे लिए सिर्फ फिल्मों या किताबों की बातें थीं। मुझे लगता था कि भूत प्रेत और अलौकिक शक्तियों की कहानियां सिर्फ मन बहलाने या डराने के लिए होती हैं। इनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं होता। मैं खुद को एक पढ़ा लिखा और आधुनिक सोच वाला नौजवान समझता था जो इन सब दकियानूसी बातों पर यकीन नहीं करता था। काश मैं उस वक्त भी इतना ही सही होता। मेरे स्कूल का एक जिगरी दोस्त था, रोहन। हम दोनों बचपन से साथ पढ़े थे, लेकिन कॉलेज में हमारे रास्ते अलग हो गए थे। मैं मुंबई में ही रह गया और वो आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चला गया। लेकिन हमारी दोस्ती में कभी कोई कमी नहीं आई। हम अक्सर फोन पर घंटों बातें किया करते थे। एक दूसरे की जिंदगी में क्या चल रहा है, इस पर हमारी पूरी नजर रहती थी। रोहन का परिवार मूल रूप से राजस्थान के जालौर जिले के एक छोटे से गांव का रहने वाला था। वो लोग कई साल पहले काम के सिलसिले में मुंबई आ बसे थे, लेकिन उनकी जड़ें आज भी उसी गांव से जुड़ी हुई थीं। वो लोग हर बड़े त्योहार पर, खासकर नवरात्रि में, अपने गांव जरूर जाया करते थे। साल 2008 अक्टूबर का महीना था और नवरात्रि का समय चल रहा था। एक शाम मेरे पास रोहन का फोन आया। उसकी आवाज में एक अलग ही उत्साह था। अभिषेक, कैसा है भाई? उसने फोन उठाते ही पूछा। मैं ठीक हूं रोहन, तू बता कहाँ है आजकल? मैंने जवाब दिया। अरे यार, मैं गांव आया हुआ हूं, अपने घर जालौर में। वाह, बहुत बढ़िया। कैसा है तेरा गांव? मैंने यूं ही पूछ लिया। भाई तू पूछ मत, यहाँ का माहौल ही कुछ और है। खासकर नवरात्रि में तो जैसे पूरा गांव भक्ति और ऊर्जा से भर जाता है। चारों तरफ गरबा, डांडियां और मां दुर्गा के जयकारे। शहर की भागदौड़ से बिल्कुल अलग एक सुकून भरी दुनिया है यहाँ। उसकी बातों से मैं उस जगह की एक तस्वीर अपने मन में बनाने की कोशिश कर रहा था। उसने आगे कहा, सुनना भाई, मैं इसीलिए फोन किया था। तू एक काम कर, 2-3 दिन की छुट्टी ले और यहाँ आ जा मेरे पास। तुझे बहुत मजा आएगा, एक नया अनुभव मिलेगा। हमेशा मुंबई की भीड़ में ही पड़ा रहेगा क्या? उसका यह प्रस्ताव एकदम अचानक था। मैंने कभी राजस्थान जाने के बारे में सोचा भी नहीं था, वो भी किसी अनजान गांव में। मेरे कॉलेज में कुछ जरूरी असाइनमेंट भी चल रहे थे। मैंने उसे मना करने के लिए बहाना बनाना चाहा। अरे यार रोहन, मुश्किल है, कॉलेज का बहुत काम है अभी। लेकिन रोहन भी कहाँ मानने वाला था। वो मेरी रग रग से वाकिफ था। अरे छोड़ ये सब काम वाम, जिंदगी भर यही करना है। मैं जानता हूं तुझे नई जगह घूमने का कितना शौक है। बस एक बार मेरी बात मान ले। देख, यहाँ एक बहुत ही खास देवी पूजा होती है हमारे गांव में। एक घर है जहां एक महिला पर नवरात्रि में साक्षात देवी का साया आता है। लोग दूर दूर से अपनी परेशानियां लेकर उनके पास आते हैं और कहते हैं कि उन्हें हर समस्या का समाधान मिलता है। तुझे इन सब पर यकीन हो या ना हो, लेकिन ये सब देखना अपने आप में एक अलग ही अनुभव है। प्लीज मना मत करना भाई। उसकी बातों में एक अजीब सा आकर्षण था। देवी का साया, अलौकिक आशीर्वाद, ये सब बातें मेरे लिए बिल्कुल नई थी। मेरे अंदर का जिज्ञासु मन जाग उठा था। 20 साल की उम्र ही ऐसी होती है
जहां रोमांच और जिज्ञासा हर डर और हर जिम्मेदारी पर भारी पड़ती है। मैंने बिना ज्यादा सोचे समझे उसे हाँ कर दी। ठीक है भाई, मैं आता हूं, बता कैसे पहुंचना है। मेरी हाँ सुनते ही रोहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने मुझे पूरा रास्ता समझाया। मुझे मुंबई से माउंट आबू के लिए बस पकड़नी थी और वहां से जालौर के लिए दूसरी बस। जालौर पहुंचकर उसे फोन करना था, वो मुझे लेने आ जाता। अगले ही दिन मैंने अपने घर पर दोस्तों के साथ पढ़ाई करने का बहाना बनाया, अपना एक छोटा सा बैग पैक किया और निकल पड़ा एक ऐसे सफर पर जो मेरी जिंदगी का सबसे यादगार और सबसे खौफनाक सफर बनने वाला था। मुंबई से माउंट आबू तक का बस का सफर ही लगभग 20 घंटे का था। बस की सीट पर बैठे बैठे मेरा शरीर अकड़ गया था। बस खचाखच भरी हुई थी। लोगों का शोर, कंडक्टर की आवाजें और बस के इंजन की लगातार घरघराहट। जैसे जैसे बस महाराष्ट्र की सीमा को पार करके गुजरात और फिर राजस्थान में दाखिल हो रही थी, बाहर का नजारा बदल रहा था। ऊंची ऊंची इमारतें और गाड़ियों का समंदर पीछे छूट रहा था और उनकी जगह ले रहे थे सूखे बंजर मैदान, कंटीली झाड़ियां और दूर दूर तक फैला हुआ सन्नाटा। हवा में एक अजीब सी खामोशी और एक अनजानापन घुलने लगा था। मेरे जैसे शहरी लड़के के लिए यह सब कुछ नया था। थकावट से चूर जब मैं माउंट आबू बस स्टैंड पर उतरा तो सुबह हो चुकी थी। यहां से मुझे जालौर के लिए बस पकड़नी थी। एक और लंबा सफर। जब मैं आखिरकार जालौर पहुंचा तो दोपहर हो चुकी थी। मैंने रोहन को फोन किया। करीब आधे घंटे बाद वो अपनी मोटरसाइकिल पर वहां पहुंच गया। इतने महीनों बाद उसे देखकर बहुत खुशी हुई। हम दोनों एक दूसरे से गले मिले। बहुत लंबा सफर था यार, मैंने शिकायत भरे लहजे में कहा। अरे अब आ गया है ना, अब देख यहाँ कितना मजा आता है, चल बैठ, उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हुए कहा। जालौर शहर से उसका गांव अभी भी करीब 40 से 50 किलोमीटर दूर था। मोटरसाइकिल पर वो सफर भी अपने आप में एक अनुभव था। टूटी फूटी सड़कें, दोनों तरफ दूर दूर तक फैले खेत और बीच बीच में आते छोटे छोटे गांव। धूल उड़ाती हुई हमारी मोटरसाइकिल जब आखिरकार उसके गांव पहुंची तो शाम के 4 बज रहे थे। गांव बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने कभी कल्पना में सोचा था। कच्चे पक्के मकान, संकरी गलियां, घरों के बाहर बंधे मवेशी और चौपाल पर बैठे हुक्का पीते हुए बड़े बुजुर्ग। हर चेहरा अनजाना था, लेकिन हर चेहरे पर एक भोलापन और आंखों में एक अजीब सी जिज्ञासा थी, जैसे वो जानना चाह रहे हों कि ये शहरी बाबू हमारे गांव में कैसे आ गया। रोहन का घर गांव के बीचों बीच था। एक पुराना लेकिन बड़ा सा आंगन वाला घर। उसकी माँ, बाबूजी और छोटी बहन से मिलकर मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं पहली बार उनके घर आया हूं। उन्होंने इतने अपनेपन से मेरा स्वागत किया कि मेरी सारी थकावट पल भर में दूर हो गई। थोड़ा आराम करने और चाय नाश्ता करने के बाद रोहन ने उस देवी पूजा का जिक्र छेड़ा जिसके लिए उसने मुझे खास तौर पर बुलाया था। चल भाई, तैयार हो जा, बस थोड़ी देर में पूजा शुरू होने वाली है। सूर्यास्त के बाद ही देवी माँ उस औरत के शरीर में प्रवेश करती है। यार रोहन, मुझे इन सब में कोई खास दिलचस्पी नहीं है, तू हो आ। मैंने टालने की कोशिश की। नहीं यार, ऐसे कैसे, तू मेरे लिए ही तो आया है, चल तो सही एक बार। देख, मैं ये नहीं कहता कि तू इन सब पर विश्वास कर, लेकिन जो होता है उसे अपनी आंखों से देख तो ले, जिंदगी भर याद रखेगा। उसने जिद की। उसकी जिद के आगे मुझे झुकना ही पड़ा। हम दोनों तैयार होकर उस घर की ओर चल पड़े जहां वो पूजा होनी थी। गांव की गलियों से गुजरते हुए मैंने महसूस किया कि गांव का माहौल बदल रहा था। सूरज ढल रहा था और आसमान पर नारंगी रंगत छाने लगी थी। मंदिरों से घंटियों और शंख की आवाजें आने लगी थीं। लोगों के चेहरे पर एक अजीब सी श्रद्धा और थोड़ा सा डर मिला जुला भाव था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव उस पूजा के लिए ही तैयारी कर रहा हो। वो घर गांव के एक कोने में था, बाकी घरों से थोड़ा अलग थलग सा। जब हम वहां पहुंचे तो देखा कि घर के बाहर पहले से ही काफी भीड़ जमा थी। औरतें, मर्द, बच्चे, बूढ़े सभी जमीन पर बैठे हुए थे और भजन गा रहे थे। घर के अंदर से धूप और अगरबत्ती की महक आ रही थी जो पूरे माहौल को और भी रहस्यमयी बना रही थी। हम भी भीड़ में एक जगह ढूंढकर बैठ गए। मेरी नजरें उस घर के दरवाजे पर टिकी थीं। मैं देखना चाहता था कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है जिसे देखने के लिए पूरा गांव यहां उमड़ पड़ा है। मेरे अंदर का अविश्वास और जिज्ञासा आपस में लड़ रहे थे। मैं बस उस पल का इंतजार कर रहा था जब उस कही जाने वाली देवी का आगमन होने वाला था। मुझे क्या पता था कि उस रात सिर्फ देवी का ही नहीं बल्कि किसी और अनजानी और खौफनाक शक्ति का भी आगमन होने वाला था जो सिर्फ और सिर्फ मेरा इंतजार कर रही थी।
सूरज क्षितिज के नीचे पूरी तरह से समा चुका था। आसमान में जो सिंदूरी रंगत थी वो अब गहरे नीले और फिर काले रंग में तब्दील हो रही थी। उस घर के बाहर जल रही कुछ मशाकों और लालटेन की पीली कांपती हुई रोशनी में लोगों के चेहरे रहस्यमयी लग रहे थे। भजन गाने की आवाज अब और भी तेज हो गई थी, जैसे लोग अपनी भक्ति की शक्ति से किसी दिव्य ऊर्जा का आह्वान कर रहे हों। हवा में ठंडक घुलने लगी थी, लेकिन उस भीड़ में बैठे हुए लोगों के उत्साह और श्रद्धा की गर्मी साफ महसूस हो रही थी। मैं अपने शहरी अविश्वास के चश्मे से ये सब कुछ एक नाटक की तरह देख रहा था। एक ऐसा नाटक जिसके अगले दृश्य का मुझे बेसब्री से इंतजार था। रोहन मेरे बगल में बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और वो भी बाकी लोगों के साथ धीरे धीरे भजन दोहरा रहा था। उसके चेहरे पर गहरी आस्था का भाव था। उसे देखकर मुझे एक पल के लिए अपने ऊपर ही शक हुआ। क्या मैं ही गलत हूं? क्या इन सब लोगों का विश्वास झूठा हो सकता है? क्या वाकई कोई ऐसी शक्ति है जो विज्ञान और तर्क की सीमाओं से परे है? मेरे मन में विचारों का एक बवंडर उठ रहा था। मैं कभी भीड़ की तरफ देखता तो कभी उस घर के बंद दरवाजे की तरफ, जहां से उस रहस्यमयी महिला को बाहर आना था। तभी भजन अचानक रुक गए। एक गहरी पिन ड्रॉप खामोशी छा गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने हवा को भी थम जाने का हुक्म दिया हो। भीड़ में बैठी औरतें अपने घूंघट और नीचे कर चुकी थीं और मर्द सिर झुकाए बैठे थे। घर का लकड़ी का पुराना दरवाजा एक धीमी चरमराती हुई आवाज के साथ खुला। दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी। उम्र यही कोई 40-45 साल रही होगी। सांवला रंग, दुबला पतला शरीर और चेहरे पर गहरी थकान की लकीरें। उसने एक साधारण सी लाल साड़ी पहन रखी थी और उसके बाल खुले हुए थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी शून्यता थी, जैसे वो देख तो रही हो पर उसे कुछ दिखाई न दे रहा हो। उसे देखकर कोई भी यह नहीं कह सकता था कि इस साधारण सी दिखने वाली महिला के शरीर में कुछ ही देर में साक्षात देवी का वास होने वाला है। वो धीरे धीरे लगभग लड़खड़ाते हुए कदमों से बाहर आई और आंगन के बीचों बीच बनी एक छोटी सी वेदी के सामने बैठ गई। वेदी पर एक जलता हुआ दिया, कुछ फूल और पूजा की अन्य सामग्री रखी हुई थी। उसके बैठते ही गांव के पुजारी जैसे दिखने वाले एक बुजुर्ग आदमी ने मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। मंत्रों की गूंज और धूप की तीव्र सुगंध ने माहौल को और भी गंभीर बना दिया। वो महिला आंखें बंद किए स्थिर बैठी थी। शुरू के कुछ मिनट तक कुछ भी नहीं हुआ। मेरे अंदर का शक की कीड़ा फिर से कुलबुलाने लगा। मुझे लगा बस यही है वो महान पूजा। लेकिन फिर जो होना शुरू हुआ उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। उस महिला का शरीर धीरे धीरे कांपना शुरू हुआ। पहले हल्का हल्का, फिर जोर जोर से। वो अपने सिर को तेजी से इधर उधर पटकने लगी। उसके मुंह से गहरी घुटती हुई सांसों की आवाजें आने लगी, जैसे कोई उसके अंदर जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा हो। उसकी शांत शून्यता वाली आंखें अब कसकर बंद थीं और उसका चेहरा दर्द से तड़पता हुआ लग रहा था। यह दृश्य इतना असली और भयानक था कि एक पल के लिए मैं अपनी जगह से उठकर भाग जाना चाहता था। भीड़ में बैठे लोग अब जय माता दी के नारे लगाने लगे थे। उनका उत्साह और भी बढ़ गया था। अगले कुछ पलों में वो महिला पूरी तरह से बदल गई। उसका कांपना बंद हो गया। वो एकदम सीधी होकर बैठ गई। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो आंखें उसकी नहीं थीं। उनमें जो शून्यता थी वो अब एक अलौकिक तेज और अधिकार से भर गई थी। उसके चेहरे पर थकान की जगह एक दिव्य मुस्कान थी, लेकिन उस मुस्कान में कुछ ऐसा था जो डरा देने वाला था। उसकी आवाज, जो पहले दबी हुई और कमजोर लग रही थी, अब एक गहरी और दमदार आवाज में बदल गई थी, जो उस छोटे से आंगन में गूंज रही थी। शांत हो जाओ मेरे बच्चों, उस बदली हुई आवाज ने कहा। मैं आ गई हूं। पूरी भीड़ ने एक साथ जमीन पर सिर रखकर प्रणाम किया। मैं बुत की तरह बैठा रहा। मेरा दिमाग यह मानने को तैयार नहीं था कि यह कोई देवी है, लेकिन वो जो भी था वो सामान्य बिल्कुल नहीं था। वो एक बेहतरीन अभिनय हो सकता था, लेकिन उस अभिनय में एक ऐसी सच्चाई झलक रही थी जो किसी के भी दिल में खौफ पैदा कर सकती थी। क्या हुआ अभिषेक? प्रणाम कर, रोहन ने मेरे कान में फुसफुसाकर कहा। मैंने भी देखा देखी में आधा अधूरा सा सिर झुका लिया। इसके बाद एक एक करके लोग अपनी समस्याएं लेकर उस देवी के पास जाने लगे। कोई अपनी बीमारी के बारे में बताता, कोई अपनी फसल के बारे में, तो कोई अपने घर के क्लेश के बारे में। और वो महिला, या यूं कहें कि उसके शरीर में मौजूद वो शक्ति, हर किसी की बात सुनती और उन्हें समाधान बताती। उसकी बातें किसी पहेली की तरह होती थीं, लेकिन सुनने वाले को उसका मतलब समझ आ जाता था। वो लोगों के नाम,
उनके परिवार के सदस्यों के नाम ऐसे बता रही थी जैसे वो उन्हें सालों से जानती हो। मैं यह सब किसी फिल्म की तरह देख रहा था। मेरे मन में 100 सवाल थे। यह कैसे मुमकिन है? क्या यह कोई चालाकी है? क्या इस महिला ने पहले से ही इन लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रखी है? लेकिन फिर वो उन लोगों की भी बातें बता रही थी जो दूसरे गांवों से पहली बार आए थे। मेरा तर्कवादी दिमाग धीरे धीरे हार मान रहा था। घंटा 1.5 घंटा यूं ही बीत गया। मैं अब ऊबने लगा था। मेरे लिए यह सब अब भी एक कुशल नाटक से ज्यादा कुछ नहीं था। मैंने रोहन को कोहनी मारकर चलने का इशारा किया, लेकिन उसने मुझे चुप रहने को कहा। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरा सारा ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वो देवी अचानक चुप हो गई। उसने अपनी नजरें सामने बैठे लोगों से हटाईं और भीड़ में इधर उधर घुमाने लगी, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। उसका चेहरा गंभीर हो गया था। लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई और फिर उसकी नजरें मुझ पर आकर टिक गईं। एक पल के लिए लगा जैसे किसी ने मेरे शरीर में बर्फीला पानी डाल दिया हो। उसकी आंखों में एक अजीब, चीर कर अंदर तक देखने वाली शक्ति थी। ऐसा लगा जैसे वो मेरे शरीर को चीर कर सीधे मेरी आत्मा में झांक रही हो। उस भीड़ में सैकड़ों लोग थे, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे उस आंगन में सिर्फ मैं और वो ही मौजूद हैं। उसकी मुस्कान गायब हो चुकी थी और उसकी आंखों में एक चेतावनी का भाव था। शहर का मुसाफिर, उसकी गहरी आवाज गूंजी। पूरी भीड़ मेरी तरफ देखने लगी। मैं शर्म और घबराहट से पानी पानी हो गया। उसने अपनी बात जारी रखी। बड़ी दूर से आया है, मन में कौतूहल लेकर आया है, पर विश्वास साथ नहीं लाया। खैर, हर किसी की अपनी यात्रा होती है। वो एक पल के लिए रुकी, फिर उसकी आवाज और भी गंभीर हो गई। लेकिन याद रखना, हर यात्रा का एक सही समय होता है। रात के अंधेरे से बचकर रहना। आज की रात सफर तेरे लिए नहीं है। जो शक्तियां दिन में सोती हैं, वो रात में जागती हैं। वो विश्वास और अविश्वास में फर्क नहीं करती। वो सिर्फ अपना शिकार ढूंढती हैं। अपनी जिद को अपनी समझदारी पर हावी मत होने देना। बेटा, रुक जा। सुबह का सूरज तेरे लिए सुरक्षित होगा। यह कहकर उसने अपनी नजरें मुझसे हटा ली और फिर से दूसरे भक्तों की तरफ देखने लगी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मेरे लिए तो जैसे दुनिया ही घूम गई थी। उसने सीधे सीधे मुझसे बात की थी। उसने मुझे चेतावनी दी थी। एक अनजानी अलौकिक शक्ति ने भरी सभा में मुझे रात में सफर करने से मना किया था। मेरे माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। रोहन ने मेरा हाथ दबाया। अरे टेंशन मत ले, माँ तो ऐसे ही सबको कुछ न कुछ कहती रहती हैं। इसका मतलब यह नहीं कि सच में कुछ हो जाएगा। लेकिन मुझे उसकी बातों से तसल्ली नहीं मिल रही थी। उस महिला की आंखें और उसकी आवाज मेरे दिमाग में किसी हथौड़े की तरह बज रही थी। पूजा थोड़ी देर और चली और फिर उसी तरह खत्म हुई जैसे शुरू हुई थी। वो महिला फिर से कांपने लगी। एक लंबी थकी हुई आह भरी और फिर बेहोश होकर एक तरफ लुढ़क गई। उसके घर वाले उसे उठाकर अंदर ले गए। पुजारी ने आरती की और प्रसाद बांटा। भीड़ धीरे धीरे छूटने लगी। चल भाई, रोहन ने मुझे उठाते हुए कहा। हम दोनों चुपचाप गांव की अंधेरी गलियों से होते हुए वापस उसके घर की ओर चल पड़े। अब वो भजन और घंटियों का शोर नहीं था, सिर्फ हमारे कदमों की आहट और झींगुरों की आवाज उस खामोशी को चीर रही थी। तूने देखा? मैंने कहा था ना, जिंदगी भर याद रखेगा, रोहन ने खामोशी को तोड़ते हुए कहा। याद तो रखूंगा, मैंने धीरे से कहा। लेकिन उसने जो मुझसे कहा उसका क्या मतलब था? अरे कुछ नहीं, तू ज्यादा मत सोच। यहाँ के लोग इन बातों को बहुत मानते हैं, इसलिए माँ सबको रात में बाहर निकलने से मना करती हैं। ये एक सामान्य सी बात है। मैं चुप रहा। मैं उससे बहस नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरा मन बेचैन था। उस चेतावनी में कुछ तो था, वो सामान्य नहीं थी। जब हम घर पहुंचे तो रात के 10 बज चुके थे। आंगन में चारपाई बिछी हुई थी। रोहन के बाबूजी वहीं बैठे हुक्का पी रहे थे। उन्होंने हमें देखते ही पूछा, हो आए दर्शन? जी अंकल, मैंने कहा। उन्होंने मेरी तरफ गौर से देखा। सुना है देवी माँ ने तुम्हें कुछ कहा है। मैं हैरान रह गया। आपको कैसे पता? बेटा, ये गांव बहुत छोटा है, यहां बात फैलने में देर नहीं लगती। वो मुस्कुराए। अच्छा ही है। माँ की चेतावनी को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब तुम लोग खाना खाओ और आराम से सो जाओ, सुबह चले जाना। उनकी बात सुनकर मेरे दिल में जो थोड़ी बहुत हिम्मत बची थी वो भी जवाब देने लगी। लेकिन तभी मुझे मुंबई में अपने जरूरी काम की याद आई। मेरे मन में एक कश्मकश शुरू हो गई थी। एक तरफ एक अनजाना डर और एक अलौकिक चेतावनी थी, और दूसरी तरफ मेरी जिम्मेदारी और मेरा शहरी घमंड, जो इन सब बातों को अंधविश्वास मानकर खारिज कर रहा था। खाना खाने के बाद रोहन और मैं छत पर चले गए।
चारों तरफ खामोशी थी और आसमान साफ था। अरबों तारे ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी ने काले कैनवास पर हीरे बिखेर दिए हों। मुंबई में ऐसा नजारा कभी देखने को नहीं मिलता। भाई, रोहन ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, एक बात तो पक्की है, आज रात यहीं रुक जा, सुबह पहली बस से निकल चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है। छत पर पसरी उस खामोशी में रोहन की आवाज बहुत साफ सुनाई दी थी। भाई, एक बात तो पक्की है, आज रात यहीं रुक जा, सुबह पहली बस से निकल चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर जो कश्मकश चल रही थी वो सतह पर आ गई। एक पल के लिए मेरे मन में आया कि उसकी बात मान लूं। क्या फर्क पड़ जाएगा एक रात रुकने से? उस देवी की चेतावनी, उसके बाद रोहन के पिता की बातें और गांव का ये रहस्यमयी माहौल सब मिलकर मेरे अंदर एक अनजाना डर पैदा कर रहे थे। लेकिन फिर मेरे दिमाग के दूसरे हिस्से ने, जो शहर की तेज रफ्तार जिंदगी का आदी था, जो हर चीज को तर्क की कसौटी पर तौलता था, उसने बगावत कर दी। नहीं यार रोहन, मैंने आसमान में टिमटिमाते तारों से नजर हटाकर उसे देखते हुए कहा, तू समझ नहीं रहा है, मेरा सोमवार को कॉलेज में एक बहुत जरूरी सबमिशन है। अगर मैं कल रात तक बॉम्बे नहीं पहुंचा तो मेरा पूरा साल बर्बाद हो सकता है। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। यह एक सफेद झूठ था। हाँ, एक असाइनमेंट था, लेकिन वो इतना भी जरूरी नहीं था कि उसके लिए 1 या 2 दिन की देरी न की जा सके। असल में यह मेरे घमंड की लड़ाई बन चुकी थी। मैं किसी गांव की दकियानूसी सोच और अंधविश्वास के आगे झुकना नहीं चाहता था। मैं खुद को यह साबित करना चाहता था कि मैं इन सब बातों से ऊपर हूं। रोहन ने मेरी तरफ हैरानी से देखा। भाई, एक सबमिशन के लिए अपनी जान जोखिम में डालेगा? तूने सुना नहीं माने क्या कहा? अरे यार, तू भी बच्चों जैसी बातें कर रहा है। मैं थोड़ा छिड़कर बोला। वो कोई देवी वेवी नहीं थी, वो एक बहुत ही चालाक औरत थी जिसे लोगों का मनोविज्ञान पढ़ना आता है। उसने देखा कि मैं एक शहरी लड़का हूं, अकेला हूं, तो मुझे डराने के लिए एक कहानी बना दी। ये सब इन लोगों का तरीका होता है अपनी अहमियत बनाए रखने का। और वैसे भी अगर कुछ होना ही होता है तो वो दिन या रात देखकर नहीं होता, हमें अभी निकलना होगा। मेरी बातों में एक बनावटी आत्मविश्वास था जिसे मैं खुद पर जबरदस्ती थोप रहा था। रोहन ने मेरे चेहरे को गौर से पढ़ा। शायद वो समझ गया था कि मैं अब किसी की नहीं सुनने वाला। उसने एक गहरी सांस ली। ठीक है भाई, उसने हार मानते हुए कहा, जैसी तेरी मर्जी, लेकिन इस वक्त रात के 10:30 बजे इस गांव से माउंट आबू के लिए कोई साधन मिलना नामुमकिन है। सब सो चुके होंगे। कोशिश तो करते हैं, मैंने कहा। कोई तो होगा जिसे पैसों की जरूरत होगी, हम उसे 2 गुना किराया दे देंगे। चल, नीचे चलकर पता करते हैं। हम दोनों छत से नीचे उतरे। आंगन में अभी भी रोहन के बाबूजी बैठे थे। उन्होंने हमें वापस नीचे आते देखा तो समझ गए कि हमारे बीच क्या बात हुई होगी। क्या फैसला किया बेटा? उन्होंने मुझसे पूछा। अंकल, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मेरा जाना बहुत जरूरी है। हम बस किसी गाड़ी का पता करने जा रहे हैं, मैंने नजरें झुकाकर कहा। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे पर निराशा और चिंता के भाव एक साथ आ गए। बेटा, जिद अच्छी बात नहीं होती, खासकर जब सामने खतरा हो। यह गांव और इसके आसपास का इलाका वैसा नहीं है जैसा दिखता है। हमने अपनी आंखों से बहुत कुछ अजीब होते देखा है। मत जाओ, हमारी बात मान लो। लेकिन मैं अपनी जिद पर अड्डा था। मैंने उनसे बस इतना कहा, आप चिंता मत कीजिए अंकल, हम अपना ध्यान रखेंगे। यह कहकर मैं और रोहन घर से बाहर निकल गए। घर के बाहर की गली पूरी तरह सुनसान और अंधेरी थी। दिन में जो गलियां बच्चों की किलकारियों और लोगों की चहल पहल से गूंज रही थीं, वो अब किसी भुतहा फिल्म के सेट की तरह लग रही थी। कुत्तों के भौंकने की दूर से आती आवाज उस सन्नाटे को और भी डरावना बना रही थी। अब कहां ढूंढें? मैंने रोहन से फुसफुसाकर पूछा। गांव में 2-3 लोगों के पास जीप है, उन्हीं से पूछकर देखते हैं, वैसे उम्मीद बहुत कम है, उसने कहा। हम एक एक करके उन घरों की तरफ बढ़े। पहले घर का दरवाजा खटखटाने पर एक बूढ़े आदमी ने दरवाजा खोला। रोहन ने उसे अपनी समस्या बताई और माउंट आबू तक छोड़ने की गुजारिश की। उस आदमी ने हमें ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोला, पागल हो गए हो क्या? इस वक्त सवाल ही पैदा नहीं होता। चाहे तुम मुझे मुंह मांगा पैसा भी दो, मैं अपनी जीप रात में उस सड़क पर नहीं ले जाऊंगा। तुम लोग भी मत जाओ, घर जाओ और चुपचाप सो जाओ। यह कहकर उसने हमारे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। दूसरे घर पर भी हमें ऐसा ही जवाब मिला, बल्कि उस घर के मालिक ने तो हमें डांट ही दिया। अब सिर्फ एक आखिरी उम्मीद बची थी। हम उस तीसरे घर की तरफ जा रहे थे, तभी रास्ते में हमें पुजारी जी मिल गए, जो शायद मंदिर से अपने घर लौट रहे थे। उन्होंने हमें इस वक्त बाहर घूमते देखा तो रुक गए। तुम लोग अभी तक गए नहीं? उन्होंने हैरानी से पूछा।
रोहन ने उन्हें भी सारी बात बताई। पुजारी जी का चेहरा गंभीर हो गया। वो हमारे पास आए और अपनी आवाज धीमी करके बोले, बेटा, इस वक्त जाना ठीक नहीं है। यहाँ पर बहुत कुछ अजीब होता है। तुम लोगों को यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं है, मत जाओ। उनकी आवाज में सिर्फ सलाह नहीं, एक गहरा अनुरोध था, एक सच्ची चिंता थी। मैं कुछ कहता उससे पहले उन्होंने आगे कहा, वो जो सड़क माउंट आबू की तरफ जाती है ना, वो अच्छी नहीं है। खासकर वो मोड़ जो पुराने बड़ के पेड़ के पास से गुजरता है। कई लोगों ने वहां रात में अजीब अजीब चीजें महसूस की हैं। सफेद साड़ी वाली औरत, अचानक गाड़ी के सामने आ जाने वाले लोग, और कभी कभी तो लोगों ने गाड़ियों में अपने साथ किसी अनदेखे साये को बैठे हुए महसूस किया है। उनकी बातें सुनकर मेरे अंदर का डर फिर से जागने लगा, लेकिन मेरे घमंड ने उसे फिर से दबा दिया। आप लोग शायद ज्यादा सोचते हैं पंडित जी, मैंने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा। हम नौजवान हैं, हमें इन सब बातों से डर नहीं लगता। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे पर एक अजीब सी दया का भाव आया, जैसे वो किसी नासमझ बच्चे को देख रहे हों जो जानबूझकर आग में कूदना चाहता हो। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी किस्मत। ये कहकर वो अपने रास्ते चले गए। अब हम आखिरी घर के सामने खड़े थे। ये घर गांव के बाकी घरों से थोड़ा अलग एक कोने में बना हुआ था। रोहन ने बताया कि इस घर में जो आदमी रहता है उसका नाम प्रताप है। वो थोड़ा अजीब और लालची किस्म का इंसान है और गांव वालों से ज्यादा घुलता मिलता नहीं है। शायद वही पैसों के लालच में मान जाए। रोहन ने दरवाजा खटखटाया। काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया। जब हम वापस मुड़ने ही वाले थे कि दरवाजा खुला और एक 40-45 साल का आदमी बाहर आया। उसकी आंखों में नींद थी और वो हमें देखकर चौंक गया। क्या काम है इस वक्त? उसने रूखी आवाज में पूछा। रोहन ने उसे पूरी बात बताई और माउंट आबू तक छोड़ने के लिए कहा। इस वक्त? दिमाग खराब है क्या तेरा? प्रताप ने साफ मना कर दिया। तभी मैंने अपना तुरुप का इक्का फेंका। हम आपको 2 गुना किराया देंगे। जितना आप दिन में लेते हैं उसे डबल। 2 गुना किराया। शब्द सुनते ही उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसका लालच उसकी झिझक पर भारी पड़ने लगा था। उसने एक पल के लिए सोचा, सड़क बहुत खराब है और रात का वक्त है। उसने ना नुकुर करना शुरू किया। हम 3 गुना दे देंगे, मैंने तुरंत कहा। अब उसके चेहरे पर लालच साफ दिखाई दे रहा था। वो गांव की चेतावनियों और अपने लालच के बीच फंस गया था। आखिरकार उसके लालच की जीत हुई। ठीक है, उसने कहा, लेकिन मैं आधा पैसा पहले लूंगा। मंजूर है, मैंने राहत की सांस लेते हुए कहा। तो फिर ठीक है, तुम लोग गांव की चौपाल पर इंतजार करो। मैं अपनी जीप तैयार करके लगभग 30 मिनट में आता हूं, उसने कहा और दरवाजा बंद कर लिया। हमें अपनी मंजिल मिल गई थी। मेरी जिद जीत गई थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैंने कोई जंग जीत ली हो। हम दोनों गांव की उस अंधेरी चौपाल पर आकर बैठ गए। चारों तरफ घना सन्नाटा था। गांव के सभी घरों की बत्तियां बुझ चुकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव सो चुका है, या शायद किसी अनिष्ट की आशंका में अपनी सांसें रोके बैठा है। देखा, मैंने कहा था ना, पैसा हो तो कुछ भी मुमकिन है, मैंने अपनी जीत पर इतराते हुए रोहन से कहा। रोहन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप अंधेरे में घूर रहा था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ थीं। गांव की उस अंधेरी चौपाल पर बैठे बैठे 30 मिनट कब 1 घंटे में बदल गए पता ही नहीं चला। समय जैसे उस खामोशी में जम सा गया था। चांदनी रात थी और चांद की पीली रोशनी में चौपाल के पास खड़े पुराने बरगद के पेड़ की परछाई किसी विशालकाय दैत्य की तरह जमीन पर पसरी हुई थी, जो हवा के झोंकों से रह रहकर हिलती तो ऐसा लगता जैसे वो दानव सांस ले रहा हो। हर तरफ इतना गहरा सन्नाटा था कि मुझे अपने दिल की धड़कनें भी साफ सुनाई दे रही थीं। मेरी जीत का शुरुआती उत्साह अब धीरे धीरे झुंझलाहट में बदल रहा था। मैं बार बार अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देखता और फिर उस गली की तरफ जहां से प्रताप को अपनी जीप लेकर आना था। कहाँ रह गया ये आदमी? एक तो इतने नखरे, ऊपर से इतना गैर जिम्मेदार, मैं अपने आप से बड़बड़ाया। रोहन मेरे बगल में चुपचाप बैठा था। उसने अपनी टांगें सीने से सटा रखी थीं, जैसे खुद को ठंड से या शायद किसी अनजाने डर से बचाने की कोशिश कर रहा हो। अभिषेक, उसने बहुत देर बाद अपनी खामोशी तोड़ी। उसकी आवाज में एक कंपी थी। मुझे ठीक नहीं लग रहा है, चल वापस घर चलते हैं, सुबह चले जाएंगे, प्लीज मान जा मेरी बात। अब नहीं, मैंने लगभग झिड़कते हुए कहा। अब जब निकलने का फैसला कर ही लिया है तो निकल कर ही रहेंगे। वो आता ही होगा। गांव के लोग हैं, इन्हें वक्त की कहां कदर होती है। मेरी आवाज में आत्मविश्वास कम
और अपनी जिद को सही ठहराने की कोशिश ज्यादा थी। अंदर ही अंदर मुझे भी अब डर लगने लगा था। गांव वालों की चेतावनियां, पुजारी की बातें और ये भयानक सन्नाटा सब मिलकर मेरे हौसले को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मैं टूटना नहीं चाहता था, या शायद अपने दोस्त के सामने कमजोर दिखना नहीं चाहता था। 1.5 घंटा बीत गया। अब मेरे सब्र का बांध भी टूटने लगा था। मैंने फैसला कर लिया था कि अगर अगले 10 मिनट में वो नहीं आया तो मैं रोहन की बात मानकर वापस चला जाऊंगा। तभी दूर गली के नुक्कड़ से एक घरघराती हुई आवाज सुनाई दी। एक पीली रोशनी अंधेरे को चीरती हुई हमारी तरफ बढ़ रही थी। वो प्रताप की जीप थी। एक पुरानी नीले रंग की खुली जीप चरमराती हुई हमारे सामने आकर रुकी। जीप की हालत देखकर ही लग रहा था कि ये अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिन रही है। प्रताप ड्राइवर की सीट से नीचे उतरा। चांदनी रात में भी उसका चेहरा देखकर मैं समझ गया कि उसके देर से आने की वजह क्या थी। वो बुरी तरह से नशे में धुत था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और जीप से उतरते हुए वो दरवाजे से टकरा गया। हवा में विस्की की तेज गंध फैल गई। आ गया मैं, उसने लड़खड़ाती जुबान से कहा। बोला था ना आ जाऊंगा। मैं गुस्से और बेबसी से उसे घूर रहा था। एक तो इंतजार करवाया और ऊपर से नशे की हालत में। यह कोई तरीका है? और आपने पी रखी है, आप इस हालत में गाड़ी चलाएंगे? मैंने गुस्से से पूछा। अरे छोटे साहब, गुस्सा क्यों होते हो? वो मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करते हुए बोला। अरे ये तो दवाई है। रात में उस सड़क पर जाने के लिए हिम्मत चाहिए, और हिम्मत इसी से आती है। उसने अपनी जेब से व्हिस्की का एक छोटा पौवा निकाल कर दिखाया। मेरा मन हुआ कि उसे वहीं छोड़कर वापस चला जाऊं, लेकिन अब वापसी के सारे रास्ते मैं खुद ही बंद कर चुका था। रोहन के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। वो शायद मुझसे भी ज्यादा डरा हुआ था। लाओ मेरे पैसे निकालो, प्रताप ने हाथ फैलाते हुए कहा। मैंने बिना कुछ कहे अपनी जेब से पैसे निकालकर उसके हाथ में रख दिए। उसने कांपते हुए हाथों से नोट गिने और अपनी जेब में ठूंस लिए। चलो बैठो, सुबह होने से पहले माउंट आबू पहुंचा दूंगा, उसने एक झूठे आत्मविश्वास के साथ कहा और वापस ड्राइवर सीट पर बैठ गया। मैं आगे ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठ गया और रोहन, जो अब तक पत्थर की मूर्ति बना हुआ था, चुपचाप पीछे की सीट पर जाकर बैठ गया। प्रताप ने चाबी घुमाई। जीप ने 2-3 बार खांसने जैसी आवाज निकाली और फिर एक जोरदार घरघराहट के साथ स्टार्ट हो गई। जैसे ही जीप गांव की गलियों से निकलकर मुख्य सड़क की तरफ मुड़ी, मैंने आखिरी बार रोहन के घर की तरफ देखा। मुझे लगा जैसे दूसरी मंजिल की खिड़की पर कोई परछाई खड़ी होकर हमें देख रही है। शायद रोहन के बाबूजी थे, या शायद मेरा वहम। जीप ने रफ्तार पकड़ी और गांव पीछे छूटने लगा। हमने एक सुरक्षित ठिकाने को छोड़कर खुद को एक नशेड़ी ड्राइवर के भरोसे मौत की सड़क पर धकेल दिया था। गांव से बाहर निकलते ही सड़क की हालत और भी खराब हो गई। वो एक कच्ची संकरी सड़क थी जिसके दोनों तरफ सिर्फ कंटीली झाड़ियां और बंजर जमीन का साम्राज्य था। जीप के हेडलाइट की रोशनी जहां तक जाती थी, बस वहीं तक दुनिया नजर आती थी। उसके आगे और पीछे सिर्फ घना अथाह अंधेरा था। जीप के हर पुर्जे से आवाज आ रही थी और वो सड़क के गड्ढों में ऐसे उछल रही थी कि लग रहा था कि अभी बिखर जाएगी। मैंने प्रताप की तरफ देखा। वो आंखें सिकोड़कर सामने देखने की कोशिश कर रहा था। स्टीयरिंग पर उसकी पकड़ ढीली थी। आप ठीक तो हैं? मैंने पूछा, इस उम्मीद में कि वो मुझसे बात करेगा और शायद उसका नशा कुछ कम होगा। हाँ, बिल्कुल ठीक, उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा। पैसों के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता, भगवान ही मालिक है आज रात। उसकी यह बात सुनकर मेरा दिल बैठ गया। जो ड्राइवर खुद भगवान भरोसे हो, वो हमें मंजिल तक क्या पहुंचाएगा। रोहन पीछे की सीट पर दुबक कर बैठ गया था। शायद थकान, डर और नाउम्मीदी में उसने आंखें बंद कर ली थी और सोने की कोशिश कर रहा था। अब उस खुली जीप में मैं था, एक नशे में धुत ड्राइवर था और चारों तरफ फैला हुआ एक अनजाना खौफ। लगभग 15-20 किलोमीटर चलने के बाद सड़क की हालत और भी ज्यादा बिगड़ गई। अब सड़क में छोटे मोटे नहीं बल्कि बड़े बड़े गड्ढे थे। प्रताप को मजबूरन जीप की रफ्तार 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा तक करनी पड़ी। जीप अब रेंग रही थी। इंजन की आवाज धीमी पड़ गई थी और बाहर की आवाजें ज्यादा साफ सुनाई देने लगी थी। हवा की साई साई, झींगुरों की लगातार टिक टिक और दूर कहीं किसी जानवर की डरावनी आवाज। माहौल में एक अजीब सा भारीपन था, एक ऐसी खामोशी जो शोर से भी ज्यादा डरावनी होती है। मैं अपनी सीट पर अकड़ा हुआ बैठा था
और आंखें फाड़े सामने अंधेरे में देख रहा था। जीप एक बड़े से गड्ढे में उछली और मेरे बगल का दरवाजा, जो शायद ठीक से बंद नहीं था, एक झटके के साथ थोड़ा सा खुल गया। ठंडी हवा का एक तेज झोंका सीधा मेरे चेहरे से टकराया। मैंने दरवाजा बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि तभी मैंने उसे महसूस किया। मेरे दाहिने कान के पास, बिल्कुल गर्दन के करीब, एक बर्फीली ठंडक का एहसास हुआ, जैसे किसी ने बर्फ का एक टुकड़ा मेरी त्वचा से सटा दिया हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता या अपनी गर्दन घुमाकर देख पाता, हवा का एक झोंका मेरे कान से टकराया और एक फुसफुसाहट मेरे कानों में गूंजी। एक ऐसी फुसफुसाहट जो इस दुनिया की नहीं लग रही थी। आए, वो एक शब्द नहीं था, एक एहसास था। एक बर्फीली फुसफुसाहट जो हवा में नहीं, सीधे मेरी रूह में उतरी थी। एक पल के लिए मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और दिल जैसे सीने में धड़कने के बजाय किसी बर्फीले शिकंजे में कस गया हो। मेरे हाथ जो दरवाजा बंद करने के लिए उठे थे, हवा में ही जम गए। क्या था वो? हवा का झोंका या मेरे डरे हुए मन का कोई वहम? मैंने खुद को यकीन दिलाने की पूरी कोशिश की कि ये और कुछ नहीं, बस गड्ढों भरी सड़क पर हिलती हुई जीप के पुर्जों और हवा के टकराने से पैदा हुआ कोई धोखा है। हाँ, यही होगा। मेरा दिमाग, जो अब तक तर्क की ढाल के पीछे छिपा हुआ था, आखिरी बार अपनी पूरी ताकत से इस अनहोनी को नकारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मेरा शरीर जानता था कि यह कोई धोखा नहीं था। वो ठंडक, वो आवाज, वो असली थी। और तभी, जैसे मेरी इस आखिरी दलील का मजाक उड़ाने के लिए, वो हंसी शुरू हुई। एक खनकती हुई, खिलखिलाती हुई हंसी। लेकिन उसमें खुशी या मजाक नहीं था। उसमें एक अजीब सी सिहरन पैदा करने वाली ठंडक थी। और सबसे डरावनी बात यह थी कि वो हंसी बाहर से नहीं आ रही थी, वो जीप के अंदर से ही आ रही थी। ऐसा लगा जैसे कोई ठीक मेरे पीछे रोहन के बगल वाली खाली सीट पर बैठकर खिलखिला रहा हो। अब मेरे लिए खुद को दिलासा देना नामुमकिन हो गया था। डर की एक बर्फीली लहर मेरी रीढ़ की हड्डी में नीचे से ऊपर तक दौड़ गई। मैंने अपनी गर्दन को किसी मशीन की तरह धीरे धीरे घुमाया और पीछे की सीट की तरफ देखा। मेरा दिल इस उम्मीद में जोर जोर से धड़क रहा था कि शायद रोहन जाग गया हो और वहीं कोई मजाक कर रहा हो। लेकिन नहीं, रोहन उसी तरह दुबका हुआ गहरी नींद में सो रहा था। उसके मुंह से हल्के हल्के खर्राटों की आवाज आ रही थी, जो उस भयानक हंसी के सामने बेहद बेबस और सामान्य लग रही थी। उसके बगल की सीट खाली थी, बिल्कुल खाली। लेकिन वो हंसी अभी भी वहीं से आ रही थी, लगातार और अब और भी जोर से। वो एक ऐसी हंसी थी जिसमें किसी के डर का मजाक उड़ाया जा रहा था, मेरे डर का। मैंने लगभग चीखते हुए अपनी नजरें सामने की। मेरी आंखें दहशत से फटी जा रही थीं। मैं मदद के लिए किसी को पुकारना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज जैसे गले में ही फंस गई थी। तभी मेरी नजर ड्राइवर प्रताप पर पड़ी और उसे देखते ही मेरा बचा खुचा हौसला भी जवाब दे गया। प्रताप का चेहरा सफेद पड़ चुका था। नशे की लाली अब गायब थी और उसकी जगह मौत जैसी सफेदी ने ले ली थी। उसकी आंखें, जो अब तक नशे में बोझिल थीं, अब डर से किसी कटोरी की तरह गोल और स्थिर हो गई थीं। वो सामने सड़क को नहीं, बल्कि अपने बगल में हवा में किसी चीज को घूर रहा था। स्टीयरिंग व्हील पर उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसकी उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए थे। उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। उसने भी सुना था। यह एहसास मेरे लिए किसी झटके से कम नहीं था। मैं अकेला नहीं था, मेरा वहम नहीं था। इस जीप में वाकई हमारे अलावा कोई और भी था, एक अनदेखा मुसाफिर, और प्रताप उसे देख सकता था या शायद महसूस कर सकता था। हम दोनों के बीच शब्दों का कोई आदान प्रदान नहीं हुआ, लेकिन उस एक नजर ने सब कुछ कह दिया। हम फंस चुके थे एक ऐसे जाल में जिससे निकलना नामुमकिन लग रहा था। मैंने कहा था। प्रताप की आवाज एक घुटती हुई फुसफुसाहट में निकली। ये सड़क ठीक नहीं है। पैसों के लालच में मैं मरूंगा आज। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वो हंसी और भी भयानक हो गई। अब वो किसी औरत की हंसी लग रही थी, एक तीखी चुभने वाली हंसी जो कानों को फाड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो प्रताप की बातों का जवाब दे रही हो, उसकी बेबसी पर जश्न मना रही हो। मैं पागल हो रहा था। मैं उस जीप से कूद जाना चाहता था, अंधेरे में भाग जाना चाहता था, कुछ भी करना चाहता था, बस उस आवाज से दूर जाने के लिए। मैंने अपनी आंखें जोर से भींच लीं, अपने कानों पर हाथ रख लिए, लेकिन वो हंसी जैसे मेरे दिमाग के अंदर से आ रही थी। वो अब हर जगह थी। चुप हो जाओ,
प्लीज चुप हो जाओ। शायद मैं मन में चिल्लाया या शायद असल में, मुझे याद नहीं। तभी वो हंसी अचानक बंद हो गई, एकदम से। एक और भयानक कान फोड़ू सन्नाटा छा गया। लेकिन ये पहले वाला सन्नाटा नहीं था। ये किसी तूफान के आने से पहले की खामोशी थी। मुझे पता था कि कुछ और भयानक होने वाला है। मैंने डरते डरते अपनी आंखें खोली। मैं चारों तरफ देख रहा था, उस अनदेखे दुश्मन को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी प्रताप जोर से चीखा। वो एक ऐसी चीख थी जिसमें डर, दर्द और घोर आश्चर्य मिला हुआ था। पीछे मत देखना, वो अपनी फटी हुई आवाज में चिल्लाया। उसकी नजरें अभी भी सामने थीं, लेकिन उसका चेहरा ऐसे भाव दे रहा था जैसे उसे कोई असहनीय पीड़ा दी जा रही हो। क्या क्या हुआ? मैं कांपती हुई आवाज में पूछ पाया। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी सांसें तेज तेज चलने लगीं। उसने स्टीयरिंग व्हील को छोड़ दिया और अपने दाहिने कंधे को ऐसे पकड़ लिया जैसे उसे किसी ने जोर से जकड़ लिया हो। क्या हुआ है प्रताप? मैं लगभग चिल्लाया। उसने एक लंबी घुटती हुई सांस ली और फिर जो कहा, उसने मेरे खून को रगों में जमा दिया। किसी ने अभी अभी मेरे कंधे पर हाथ रखा है। किसी ने अभी अभी मेरे कंधे पर हाथ रखा है। प्रताप के ये शब्द किसी हथौड़े की तरह मेरे कानों से टकराए। उसकी चीख और उसके इन शब्दों के बीच जीप के अंदर का माहौल जैसे जम सा गया। हवा भारी हो गई थी। सांस लेना भी एक मेहनत का काम लग रहा था। मेरा शरीर, जो पहले से ही डर से अकड़ा हुआ था, अब पूरी तरह से पत्थर का बन गया। मैं हिलना चाहता था, मुड़कर देखना चाहता था कि आखिर मेरे पीछे क्या है, लेकिन प्रताप की चेतावनी, पीछे मत देखना, किसी अदृश्य जंजीर की तरह मुझे जकड़े हुए थी। एक हिस्सा मेरे दिमाग का चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि यह सब झूठ है, एक वहम है, इस नशेड़ी ड्राइवर का डरा हुआ मन है। लेकिन दूसरा, ज्यादा शक्तिशाली हिस्सा जानता था कि यह सच है। मैंने उस फुसफुसाहट को सुना था, उस हंसी को महसूस किया था, और अब उस अनदेखे मुसाफिर ने अपनी मौजूदगी का एक भौतिक सबूत भी दे दिया था। उसने प्रताप को छुआ था। मैं महसूस कर सकता था, वो अभी भी वहीं था। जीप के पिछले हिस्से में हवा अचानक से बर्फीली हो गई थी। एक अजीब सी गंध, जैसे गीली मिट्टी और सड़ते हुए फूलों की मिलीजुली महक, मेरे नथुनों से टकराई। मैं अपनी सीट से हिल भी नहीं पा रहा था, बस आंखें फाड़े सामने अंधेरे में देख रहा था। प्रताप की हालत मुझसे भी बदतर थी। वो हाँफ रहा था, उसके मुंह से घर घर आती हुई आवाजें निकल रही थीं। उसने अपना हाथ अभी भी कंधे पर ऐसे रखा हुआ था जैसे वो उस अनदेखे हाथ को पकड़ने की, या शायद उसके बर्फीले स्पर्श से अपनी त्वचा को बचाने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आंखें सामने सड़क पर थीं, लेकिन मुझे पता था कि वो सड़क नहीं देख रहा था। उसका सारा ध्यान, उसकी सारी चेतना जीप के अंदर मौजूद उस तीसरे अनचाहे वजूद पर टिकी थी। कितनी देर हम ऐसे ही बैठे रहे, मुझे नहीं पता। शायद कुछ सेकंड या शायद कई मिनट। समय का कोई अर्थ नहीं रह गया था। तभी, जैसे किसी जानवर को जब कोई और रास्ता नहीं सूझता और वो आंख बंद करके खतरे की तरफ ही दौड़ पड़ता है, ठीक उसी तरह प्रताप के अंदर की कोई पुरानी अंदर की प्रवृत्ति जागी। शायद उसे लगा कि इस जगह पर रुके रहना मौत को दावत देना है। उसने एक जोरदार अमानवीय चीख मारी और बिना सोचे समझे अपना पैर एक्सीलरेटर पर दे मारा। पुरानी जीप, जो अब तक रेंग रही थी, अचानक से जैसे नींद से जाग गई। इंजन एक जोरदार धमाके के साथ गरजा और जीप किसी घायल जानवर की तरह हिचकोले खाती हुई आगे की तरफ भागी। प्रताप का स्टीयरिंग पर कोई नियंत्रण नहीं था। जीप बुरी तरह से सड़क पर लहरा रही थी, कभी दाएं जाती, कभी बाएं। मैं जोर से अपनी सीट को पकड़े हुए था। मुझे लग रहा था कि हम किसी भी पल सड़क के किनारे किसी खाई में जा गिरेंगे। प्रताप, धीरे, पागल हो गए हो क्या? मैं चिल्लाया, लेकिन मेरी आवाज उस इंजन के शोर और हवा की साई में दबकर रह गई। जीप उसी अनियंत्रित गति से आगे बढ़ रही थी। हम एक मोड़ के पास पहुंचे, एक तीखा अंधा मोड़, जिसके बारे में शायद पुजारी जी ने बात की थी। जैसे ही प्रताप ने उस मोड़ पर जीप को घुमाया, हेडलाइट की कांपती हुई रोशनी ने सड़क के आगे के हिस्से को रोशन किया और हमने उसे देखा। सड़क के किनारे हमसे कोई 50-60 मीटर की दूरी पर एक साया खड़ा था। पहली नजर में वो किसी इंसान जैसा ही लगा, एक लंबा धुंधला सा आकार जो शायद सड़क पार करने का इंतजार कर रहा था। कोई है? मेरे मुंह से निकला। शायद प्रताप ने भी उसे देख लिया था, लेकिन नशे और डर के उस कॉकटेल में उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था।
वो ब्रेक लगाने के बजाय जीप को और भी तेजी से उसी की तरफ भगाता रहा। जैसे जैसे जीप और उस साए के बीच की दूरी कम हो रही थी, मेरा दिल और जोर जोर से धड़कने लगा। कुछ तो गड़बड़ थी। वो कोई आम इंसान नहीं हो सकता था। इस वीरान भुतहा सड़क पर आधी रात को कोई किसका इंतजार कर रहा होगा। और फिर उसने वो किया जिसने मेरे इस शक को यकीन में बदल दिया। जब हमारी जीप उससे बस कुछ ही मीटर दूर रह गई थी, वो साया सड़क के किनारे से हटकर बहुत ही शांत और सहज तरीके से ठीक सड़क के बीचों बीच आकर खड़ा हो गया, सीधे हमारी जीप के रास्ते में। अब वो हेडलाइट की सीधी रोशनी में था, लेकिन अजीब बात यह थी कि रोशनी में भी उसका चेहरा या शरीर साफ नजर नहीं आ रहा था। वो बस एक गहरा काला धब्बा था, एक ऐसा धब्बा जो अपने आसपास की रोशनी को भी सोख रहा था। न कोई चेहरा, न हाथ, न पैर, बस एक इंसानी आकार का चलता फिरता अंधेरा। ब्रेक मारो प्रताप, ब्रेक! मैं अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया। मेरी चीख सुनकर शायद प्रताप होश में आया। उसने जोर से ब्रेक पर पैर मारा। पुराने टायरों के जमीन पर घिसटने की एक कानफोड़ू चीख पैदा हुई। जीप बुरी तरह से एक तरफ को घूमी और धूल का एक बड़ा गुबार उठा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टक्कर होना तय था। वो साया अब हमसे बस 10 फुट की दूरी पर था। मैं अपनी मौत को अपनी आंखों के सामने देख सकता था। मैंने डर के मारे अपनी आंखें कसकर भींच लीं और एक चीख मेरे गले में ही अटक कर रह गई। मैंने टक्कर के भयानक धमाके और अपने शरीर के चीथड़े उड़ जाने का इंतजार किया। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, कोई आवाज नहीं हुई, कोई टक्कर नहीं हुई। मैंने डरते डरते कांपती हुई पलकों के साथ अपनी आंखें खोली। जीप सड़क के बीचों बीच तिरछी होकर रुक चुकी थी। इंजन कुछ हिचकियों के साथ बंद हो गया था। धूल का गुब्बार धीरे धीरे बैठ रहा था और सामने सड़क बिल्कुल खाली थी। वो साया वहां नहीं था। वो गायब हो चुका था, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं, जैसे वो सिर्फ हवा का एक झोंका था जो आया और गुजर गया। मैं और प्रताप दोनों बुत बने बैठे थे। हम दोनों उस खाली सड़क को घूर रहे थे जहां कुछ सेकंड पहले मौत हमारा रास्ता रोके खड़ी थी। जीप के बंद इंजन के बाद अब वहां सिर्फ एक कानफोड़ू सन्नाटा था। एक ऐसा सन्नाटा जो उस अनदेखे मुसाफिर की हंसी से भी ज्यादा खौफनाक था। जीप के बंद इंजन के बाद छाया वो सन्नाटा किसी भी शोर से ज्यादा भयानक था। मैं और प्रताप दोनों अपनी अपनी सीटों पर जड़ हो चुके थे। हमारी आंखें उस खाली सड़क पर गड़ी थीं जहां कुछ पल पहले असंभव ने आकार लिया था और फिर हवा में विलीन हो गया था। मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा था। वो पूरी तरह से खाली हो चुका था। हर तर्क, हर सवाल, हर डर से परे एक शून्य में पहुंच चुका था। फुसफुसाहट, हंसी, अनदेखा स्पर्श और सड़क पर वो साया। ये कोई डरावना सपना नहीं था, यह हमारी हकीकत थी। एक ऐसी हकीकत जिसे हमारा दिमाग स्वीकार करने से इनकार कर रहा था। मुझे नहीं पता कि कितनी देर हम उस मौत जैसी खामोशी में डूबे रहे। शायद 1 मिनट या शायद 10। तभी प्रताप हिला। उसके कांपते हुए हाथों ने स्टीयरिंग व्हील को छोड़ा और उसने अपनी आंखें मली, जैसे वो इस उम्मीद में हो कि आंखें खोलने पर यह सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन कुछ नहीं बदला। खाली सड़क वैसी ही खाली थी। फिर उसके अंदर से एक दबी हुई किसी जानवर के कराहने जैसी आवाज निकली। वो डर नहीं था, वो हार थी। उसने उस अनदेखी ताकत के सामने अपनी हार मान ली थी। और फिर जैसे किसी ने उसे चाबुक मारा हो, उसके अंदर भागने की, इस जगह से दूर चले जाने की एक जानवरों जैसी अंदर की इच्छा जागी। उसने कांपती हुई उंगलियों से जीप की चाबी घुमाई। इंजन ने 1-2 बार चालू होने की कोशिश की, पर फिर खामोश हो गया। स्टार्ट हो जा, प्लीज स्टार्ट हो जा, प्रताप फुसफुसाया। उसकी आवाज में अब भीख थी। वो उस लोहे के ढेर से भीख मांग रहा था। उसने फिर से चाबी घुमाई। इंजन ने फिर से संघर्ष किया और फिर बंद हो गया। हर नाकाम कोशिश के साथ मेरे दिल की धड़कनें और तेज होती जा रही थी। मुझे लगा हम हमेशा के लिए यहीं फंस गए हैं। वो साया वापस आएगा, वो हंसी फिर से शुरू होगी और इस बार वो हमें छोड़ेगी नहीं। प्रताप ने अपनी पूरी ताकत से स्टीयरिंग पर मुक्का मारा और आखिरी बार चाबी घुमाई। इंजन ने कुछ पल घरघराहट की और फिर एक जोरदार दहाड़ के साथ जिंदा हो गया। यह आवाज उस वक्त दुनिया के किसी भी संगीत से ज्यादा मीठी लग रही थी। प्रताप ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने गियर बदला और एक्सीलरेटर को जमीन से सटा दिया। जीप किसी रॉकेट की तरह अपनी जगह से उछली और हम उस भुतहा जगह को पीछे छोड़ते हुए अंधेरे में खो गए। प्रताप अब जीप नहीं चला रहा था, वो उसे उड़ा रहा था। उसे
उसे गड्ढों की परवाह नहीं थी, उसे सड़क के मोड़ों की परवाह नहीं थी। उसका एक ही मकसद था, भागो, बस इस जगह से दूर भागो। माउंट आबू तक का बाकी का सफर पूरी खामोशी में बीता। वो एक ऐसी खामोशी थी जो हजारों चीखों से भी ज्यादा भारी थी। हम दोनों में से किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। कहने के लिए कुछ था भी नहीं। हमने जो अनुभव किया था वो शब्दों की सीमा से परे था। वो एक ऐसा साझा दुस्वप्न था जिसने हमें एक अनकहे भयानक रिश्ते में बांध दिया था। मैं अपनी सीट पर सीधा बैठा रहा। मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। मेरी नजरें सामने सड़क पर थीं, लेकिन मेरा दिमाग बार बार उसी रात की घटनाओं को किसी टूटी हुई फिल्म की तरह दोहरा रहा था। वो फुसफुसाहट अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। वो हंसी अब भी मेरी हड्डियों को कंपा रही थी। वो बर्फीला स्पर्श, वो अंधेरे का साया। मैंने एक नजर पीछे सो रहे रोहन पर डाली। वो बेचैनी में करवट ले रहा था, शायद जीप के हिचकोलों की वजह से। उसे देखकर मेरे मन में एक अजीब सा भाव आया। एक तरफ मुझे उसकी इस बेखबरी से जलन हो रही थी और दूसरी तरफ मैं शुक्रगुजार था कि वो इस खौफ से अनजान है। मैं ये बोझ, ये डर उसे कभी नहीं देना चाहता था। ये मेरा सच था और मुझे ही इसके साथ जीना था। घंटों की उस अंतहीन यात्रा के बाद दूर अंधेरे में कुछ टिमटिमाती हुई रोशनियां नजर आईं। माउंट आबू। उन रोशनियों को देखकर मेरे अंदर जो राहत की लहर उठी उसे मैं बयान नहीं कर सकता। ऐसा लगा जैसे कोई डूबता हुआ इंसान महीनों बाद जमीन को छू रहा हो। जैसे जैसे हम शहर के करीब पहुंच रहे थे, प्रताप ने जीप की रफ्तार धीमी की। उसका शरीर अब भी कांप रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर अब डर की जगह एक अजीब सी शून्यता थी। वो एक खोखला इंसान लग रहा था जिसकी आत्मा को किसी ने निचोड़ लिया हो। उसने जीप को माउंट आबू के रेलवे स्टेशन के सामने लाकर रोक दिया। यात्रा खत्म हो चुकी थी। वो चुपचाप बैठा रहा, सामने देखते हुए। मैंने भी कुछ नहीं कहा। किराए के बाकी पैसों का जिक्र करने की हिम्मत न उसमें थी, न मुझ में। उस रात हमने जो कीमत चुकाई थी वो किसी भी किराए से बहुत ज्यादा थी। कुछ देर बाद वो बिना मेरी तरफ देखे, बिना एक शब्द कहे जीप से उतरा और अंधेरे में तेज कदमों से चलता हुआ गायब हो गया। जैसे वो उस जीप से, उस रात की यादों से और मुझसे हमेशा के लिए दूर भाग जाना चाहता हो। मैंने उसे जाते हुए देखा, एक लालची आदमी जो अब जिंदगी भर अपने लालच की कीमत एक अनकहे खौफ के साथ चुकाएगा। मैंने गहरी सांस ली और पीछे मुड़कर रोहन को हिलाया। रोहन, उठ जा, हम पहुंच गए। वो आंखें मलता हुआ उठा। पहुंच गए? यार, क्या घटिया गाड़ी थी, पूरा शरीर तोड़ दिया, उसने जम्हाई लेते हुए शिकायत की। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक फीकी सी मुस्कान दी। हम स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बैठे ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। पूरब में आसमान का रंग धीरे धीरे बदल रहा था। रात का कालापन अब एक नीली और फिर नारंगी आभा में बदल रहा था। चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देने लगी थी। एक नई सुबह हो रही थी, लेकिन मेरे अंदर अभी भी वो खौफनाक रात खत्म नहीं हुई थी। रोहन ने मुझसे कई बार पूछा कि मैं इतना चुप क्यों हूं, लेकिन मैंने हर बार बात टाल दी। मैं उसे कैसे बताता कि जिस रात वो चैन की नींद सो रहा था, उस रात मैंने और उस ड्राइवर ने साक्षात नरक का अनुभव किया था। वो कभी यकीन नहीं करता। उस दिन उस प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए मैंने महसूस किया कि मैं अब वो पुराना अभिषेक नहीं रहा। मेरा वो शहरी घमंड, वो तर्कवादी सोच, वो अविश्वास, सब कुछ राजस्थान की उस एक अकेली सड़क पर टूटकर बिखर गया था। मैं समझ गया था कि इस दुनिया में हमारे ज्ञान और विज्ञान की सीमाओं के परे भी बहुत कुछ है। कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। आज इस बात को कई साल बीत गए हैं। मैं जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुका हूं, लेकिन वो रात आज भी एक ताजे घाव की तरह मेरी रूह में मौजूद है। कभी कभी आज भी जब मैं रात में अकेला होता हूं तो मुझे अपने कान के पास वो बर्फीली फुसफुसाहट महसूस होती है। आए, और मेरा पूरा शरीर डर से कांप उठता है। मैं उस रात को कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था, उनका नाम लेते हैं। पूरन चंद्र बालोत्रा भाई राजस्थान से, प्रिंस भारद्वाज भाई हिमाचल प्रदेश से, कविता जी तमिलनाडु से, जफर आलम भाई इंडिया से, बेला ही राम भाई इंशाद राजा से, नितिन निराला भाई अहमदाबाद गुजरात से, विकास नागर, अकिल भाई फरुखाबाद से, हसन अब्बास भाई इटली से, ज्योतिर्मोय वर्मा जी त्रिपुरा से, हरप्रीत सिंह भाई पंजाब से, नवीद भाई लाहौर से, अविनाश सिंह भाई फरीदाबाद से, योगेश भाई छत्तीसगढ़ रायगढ़ से,
योगेश भाई बिसावर से, दीपक परमार भाई गुजरात से, रविंदर परमार भाई दिकठान से, नोमान खान भाई कराची से, निकुल भाई गुजरात से, घनी भाई दुबई से, भगवान सोलंकी भाई जैसलमेर राजस्थान से, हकीम शेख भाई कानपुर बिथुर से, रवि प्रताप भाई फिरोजाबाद से, सलीम पीर मोहम्मद भाई राजस्थान भीलवाड़ा से, सीता बोरासी भाई इंदौर मध्य प्रदेश से, शिवाजी कुराले भाई महाराष्ट्र कोल्हापुर से, अवनीत जानवी और मानसी जालंधर पंजाब से, प्रियंका जी दिल्ली से, लकी कुशवाहा भाई बदरवास से, शमसाद भाई देवरिया से, मौसमी सिंह मोतिहारी बिहार से, एम्मानुल जॉन इगुरी भाई हैदराबाद से, मधु मैया जी बंगलौर से, मोहन भाई झारखंड से, पूनम जी जमशेदपुर झारखंड से, गोकाल भाई नवसारी से, सद्दाम हुसैन भाई बलिया से, राहुल भाई हस्तिनापुर जम्मूदीप से, अकीवितो भाई नागालैंड से, रविंद्र भाई आगरा उत्तर प्रदेश से, जाली गुमान भाई बखोरा खुर्द से, इंदुपाल जी छत्तीसगढ़ से, जित्तू सिंह भाई वाराणसी से, नीतेश कुमार भाई इंडिया से, भूपेन चौधरी भाई असम गुवाहाटी से, जमाल भाई बंगलौर से, आदर्श बत्ती भाई तमिया छिंदवाड़ा से, बाबू मंडल भाई राउरकेला से, असलम कुरैशी भाई सऊदी अरब से, विक्रांत तमंग भाई वेस्ट बंगाल बिपारा से, तालिब अंसारी भाई इंदौर मध्य प्रदेश से, अमजद शेख भाई भोपाल से, राजू सिंह भाई शिल्लोंग से, सईद रशीद भाई दुबई से, संकेत दैवत भाई यवतमाल महाराष्ट्र से, रविंद्र परमार भाई मध्य प्रदेश से, आस्तिक कुमार पटेल भाई इंदौर मध्य प्रदेश से, गुरफान खान भाई उत्तर प्रदेश से, बाबू मोनी जी असम गोहपुर से, पंकज दृष्टि और चंचल जी दिल्ली से, विनोद गुरुंग भाई दुबई से, संजय खान भाई अशोकनगर मध्य प्रदेश से, हरीश भाई मुंबई से, सोनू भाई इंडिया से, चांदनी जी कोलकाता से, संदीप भाई छत्तीसगढ़ से, रघुबीर भाई दिल्ली से,